हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल कॉमर्स पे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा थोड़ा-सा पोर्शन रह गया था उस चैप्टर से, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे चैनल के नेम के बगल में ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाइए और हमारी फैमिली क्रेडिबल कॉमर्स में जुड़ जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सब में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में कुछ दो चार कॉन्सेप्ट्स आज सीखने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बच गए थे। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम कंप्लीट करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बच गए थे वो मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं आज की वीडियो में। तो आप लोग देखिए। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो है यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट इन लीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। मतलब कि जो हम सबसे पहले जो प्रेजेंट वैल्यू हम सीखेंगे कि एनविटी का जो प्रेजेंट वैल्यू होता है, उसका कॉन्सेप्ट हम लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड जैसे जो एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, उनमें कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम ये सीखेंगे। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इस वीडियो में वो है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, कि रिटर्न्स की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे इस वीडियो में वो है CAGR, कि CAGR कैसे निकलता है और क्या चीज़ होती है, वो हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो एनविटी का लास्ट टॉपिक किया था हमने वीडियो में। तो उसमें जो सबसे लास्ट टॉपिक मैंने बताया था वो बताया था फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक वैल्यू और थी उसमें एनविटी में ही, प्रेजेंट वैल्यू। मैंने प्रेजेंट वैल्यू आपको बता दी थी कि प्रेजेंट वैल्यू भी है इसमें, बट मैंने अच्छे से उसको डिफाइन नहीं किया था। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर किस तरीके से उसको हम निकालते हैं, क्या फॉर्मूले लगते हैं उसमें। उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, जैसे लीजिंग वगैरह सीखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू सीखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि हाउ मच मनी नीडेड टुडे टू फंड अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। अगर मैं इसको आम भाषा में समझाऊं तो कितना मनी आज के डेट पे हमें चाहिए कि हम उस फंड को, उस सीरीज को हम पूरा कर पाए जो हमें फ्यूचर में मिलेगी। मतलब जो फ्यूचर में हमें पेमेंट्स मिलेगी उसको आज कंप्लीट करने के लिए आज की डेट की वैल्यू में कितना पैसे हमें चाहिए, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि हम इंस्टॉलमेंट में मनी देते हैं, महीने महीने इंस्टॉलमेंट में हमने 12 महीने तक मनी दी। ठीक है। 12 महीने तक हमने इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए। अब वो पैसे एक एक महीना जुड़ जुड़ के जो 12वें महीने के आखिर में जो पैसा बनेगा, अगर उस वो पैसा जो 12वें महीने के आखिर में बनेगा, अगर उस पैसे को हमें आज गिनना है कि आज की डेट में वो कितना पैसा हमें मिलेगा अगर हम 12वें महीने तक ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट देते रहें, तो उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। अब इसमें एक दो छोटे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, मतलब टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें जो आता है प्रेजेंट वैल्यू के अंडर वो है, तो जो पॉइंट आता है वो है कि जो फ्यूचर वैल्यू होता है, ठीक है, जो फ्यूचर वैल्यू हमने एनवीडी का सीखा, फ्यूचर वैल्यू, FV, फ्यूचर वैल्यू, और जो प्रेजेंट वैल्यू होता है एंड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जो होते हैं वो आर रेसिप्रोकल, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू एक दूसरे के आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और जो पॉइंट है इसमें वो है हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू जो हमें मिलती है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जो हमें आज के डेट में पता लगानी होती है, उसमें कुछ डिस्काउंट रेट भी होता है कि कितने डिस्काउंट रेट है,
कितना डिस्काउंट रेट पे जो हमें पैसा आज के डेट में है वो फ्यूचर वैल्यू से ज़्यादा है, या आज की डेट में उसका क्या वैल्यू है, ठीक है। तो अगर जो डिस्काउंट रेट उसमें आता है, प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट रेट भी आता है, तो वो डिस्काउंट रेट अगर आपका हाई है तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना एनबीटी की, वो अपने आप बहुत लोअर होगी, मतलब लेस होगी। अगर डिस्काउंट रेट लेस है तो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी हाई होगी। ये है हमारा तीसरा पॉइंट जो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर आता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू में दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, मतलब दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से दो फॉर्मूले हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू में ये दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले हम यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है a इज इक्वल टू वी अब डिवाइडेड बाय p ब्रैकेट n कॉमा आई ब्रैकेट क्लोज। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू a डॉट p ब्रैकेट n कॉमा आई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये दो फॉर्मूले जो हैं वो प्रेजेंट वैल्यू में आते हैं और दोनों हम जो है यूज कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में। चाहे वो एमोटाइजेशन का प्रॉब्लम हो, एमोटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हो, या फिर किसी भी टाइप का प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन हो, ये दो फॉर्मूले से हम, मर्जी है आपकी, जो आपको इजी लग रहा हो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इसमें इनका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या मतलब होता है इसका। तो इसमें जो v है, ये जो v दोनों में आ रहा है ना, ये जो v आ रहा है ये टोटल अमाउंट है जो हम बोरो करते हैं या फिर किसी से बोरो करते हैं। ये होता है v जो है, हम बोरो जो टोटल अमाउंट करते हैं वो होता है बोरो, ठीक है। अब आते हैं हम, v हो गया हमारा, a पे आते हैं। a के क्या मतलब होता है इसमें। a का मतलब होता है इसमें कि जो हम इंस्टॉलमेंट वाइज अमाउंट पे करते हैं हर महीने, उसको हम a कहते हैं। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मंथ इंस्टॉलमेंट, मंथ्स इंस्टॉलमेंट, ठीक है। या ए का मतलब होता है हमारा मंथ इंस्टॉलमेंट, मतलब कि महीने में हर महीने में कितना कितना पैसा हम जमा करते हैं, उसका मतलब जो लोन हमने लिया उसको कंप्लीट करने में, तो उसको हम कहते हैं उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पी पे। अब पी का क्या मतलब होता है इसमें। पी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। पी का मतलब हमें निकालना होता है, पी हमें दिया हुआ नहीं रहता क्वेश्चन में, हमें उसको कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद जो एन है वो है नंबर ऑफ ईयर्स। एन जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल है, कितना टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और आई है आपको पता है इंटरेस्ट रेट। नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, टोटल पैसे जो हमने बोरो किए थे वो हो गए, तो अब इंटरेस्ट रेट ही बचा। तो आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये थे दो फॉर्मूले। तो चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको ये वाला फॉर्मूला जो है मतलब इजीली समझ में आ जाए, क्या मतलब कैसे हमें जो क्वेश्चन में इसको फॉर्मूले को पुट करके जो है हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी बुक में, जो सीए फाउंडेशन की मैथमेटिक्स की बुक है, उसमें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है उसको आप ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 4.31 निकाल लीजिए उस बुक में। उसमें जो है उस पेज पे दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 31। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और बिना आंसर देखे नीचे नीचे जो आंसर सॉल्व करके दे रखा है वो बिना देखे आप लोग अपने जो फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना शुरू करिए, और फिर आंसर मिलाइए कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। और जिनके पास बुक नहीं है, मैं उनके लिए यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन जो है मैं पढ़ूंगा, तो आप लोग सुन के आप लोग भी करना शुरू करिए। तो चलिए आप क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, मैं इसको रब कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 31 हमें करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 31, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन कहता है एस बोरोज, एस कोई आदमी है, उसने बोरो किया है 5 लाख रुपीज टू बाय अ हाउस, उसने 5 लाख रुपए बोरो किए हैं एक घर खरीदने के लिए। एस ने 5 लाख रुपए बोरो किए हैं, यानी कि उसकी हम वी जो बोरो टोटल मनी हमने बोरो किया था उसको हमने वी माना था, मतलब वी उसको डिनोट करता है, तो वी की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी 5 लाख। ठीक है, ये हमने 5 लाख रुपए लिख दिए। उसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन में इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 ईयर्स, इसका मतलब कि अगर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट हर महीने इक्वल इक्वल पैसे वो 20 साल तक देता रहता है, या 20 साल तक वो हर साल इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट देता रहता है, ठीक है, तो इसमें हमारा एन हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा हमारा 20, तो एन भी हमें मिल गया 20। ठीक है, वी भी मिल गया, एन भी मिल गया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है, एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब क्या कह रहा है कि उसको जो 10% इंटरेस्ट मिला, जो बैलेंस उसका बचा हुआ था जो पे नहीं कर पाया वो, उस पर उसको 10% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, जो बैलेंस वो नहीं दे पाया, तो आई हमारा क्या था, वो था इंटरेस्ट रेट ना, तो हमें 10% मिल गया इंटरेस्ट रेट, तो हमें आई भी मिल गया 10% पर एनम। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 0.10, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए हमने 100 को 100 से डिवाइड कर लिया, तो ये 0.10 आ गया। ठीक है, अब क्या कहते हैं व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब हमसे पूछ रहा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी, जो वो हर साल जो इंस्टॉलमेंट देता है वो कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट देता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया था। फॉर्मूला है ये वाला, देख लीजिए, A इज इक्वल टू वी पी एन ब्रैकेट आई ब्रैकेट क्लोज। ये वाले फॉर्मूले पे हम ये सब वैल्यू इनकी पुट करेंगे और फिर अपने आप यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है उस पर हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ए हमें निकालना है और पी की वैल्यू हमें देनी रखी है। तो वी हमने लिख दिया 5 लाख, वी की वैल्यू 5 लाख थी, 5 लाख लिख दिया। एन 20 था हमारा, कॉमा 0.10। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा 5 लाख को ऊपर में रखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो P 20, 0.10 है उसकी हमें वैल्यू दी हुई थी 8.51356। ठीक है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी 8.51356, ये वैल्यू हमें इसकी जगह दी हुई थी मतलब क्वेश्चन में। तो इस वैल्यू हम उठा के यहाँ पे इस जगह पे रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 8.51356 को अब हमें इसको डिवाइड करना है और देखना है कि हमारे कितना आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं अब इसको। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 लाख 5 लाख डिवाइडेड बाय 8.51356, तो ये आ रहा हमारा 58,729.83। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 84 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 58,729.84। ये है अमाउंट जो वो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, बस फॉर्मूला इसमें हमें लगाना है और आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो ये क्वेश्चन आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू के बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम देख लेते हैं। इसका नाम है सिंकिंग फंड।
अब सिंकिंग फंड क्या होता है, तो चलिए ये डिस्कस करते हैं कि सिंकिंग फंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंकिंग फंड की क्या मतलब है, क्यों हम इसको सिंकिंग फंड के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब है इट इज अ फंड क्रेडिटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, मतलब कि ये एक ऐसा फंड है जो बनाया जाता है एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, मतलब एक कोई स्पेशली पर्पस के लिए इस फंड को हम जमा करते हैं, इस फंड को हम क्रिएट करते हैं बाय द वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स। धीरे धीरे हर महीने हर हफ्ते धीरे धीरे कुछ न कुछ पैसा जो है हम फंड में जमा करते जाते हैं, जो एक वक्त जाके बड़ा फंड बन जाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट के साथ हम उस पैसे को उस फंड में जमा करते रहते हैं। ठीक है, जो पैसा हम देते हैं उसको हम एक इंटरेस्ट रेट के साथ देते हैं कि इतने महीने जब हमारा ये फंड कंप्लीट हो जाएगा तो इतने मतलब इतने जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ हम उस पैसे को उसमें फंड में जमा करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इजी वे में समझे तो फंड जो है एक स्पेसिफाइड पर्पस में क्रेडिटेड होता है, मतलब जमा होता है वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, मतलब कि जो पीरियोडिक पेमेंट्स होते हैं उसके सीक्वेंस की तरह उसमें वो जमा होता जाता है ओवर अ टाइम पीरियड एट अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है जो है जो इंटरेस्ट होता है, जो मतलब कि उस जो हमने पैसा जमा किया उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, वो इंटरेस्ट जो है वो हर पीरियड के एंड में वो कंपाउंडेड होता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला से वो कैलकुलेट होता है हर पीरियड के एंड में। इंटरेस्ट रेट जो है इंटरेस्ट जो दिया रहता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं हर पीरियड के एंड में कंपाउंडेड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम जानते हैं इसमें कि सिंकिंग फंड तो हमने जान लिया क्या होता है। अब हम जानते हैं कि सिंकिंग फंड जो कितना सिंकिंग फंड मतलब सिंकिंग फंड डूब जाना, पैसे का डूब जाना। सिंकिंग फंड से तो यही मतलब हमें निकल रहा है कि जो पैसा था हमारा वो डूब गया। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा हमारा डूब जाता है, डिपॉजिट जो हम पढ़ते हैं ना उसमें कितना पैसा हमारा डूब गया वो कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमारा इजी करेगा उस सिंकिंग फंड को कैलकुलेट करने में। तो चलिए अब वो फॉर्मूला देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला मतलब एज इट इज रिलेटेड टू सेम है प्रेजेंट वैल्यू में जो दूसरा फॉर्मूला था उसी तरीके का है, इसमें थोड़ी वैल्यूज चेंज हैं। जो मतलब हम मानते थे ए पी और ए को जो हम मानते थे उसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है फॉर्मूला और फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए। तो फॉर्मूला है सिंकिंग फंड का ए इज इक्वल टू पी डॉट ए ब्रैकेट एन कॉमा आई। ठीक है, ये हमारा सिंकिंग फंड का फॉर्मूला है। अब उसके बाद हम जानते हैं कि ए का क्या मतलब होता है। इसमें ए का मतलब होता है अमाउंट टू बी सेव्ड, जो पैसा हमें सेव करना है। अमाउंट फंड में से जो पैसा हमें सेव करना है, अमाउंट टू बी सेव्ड जो है ए का मतलब होता है। उसके बाद जो मतलब होता है एन का, वो होता है पीरियोडिक पेमेंट। नहीं, पी का मतलब होता है पीरियोडिक पेमेंट, पी से पीरियोडिक पेमेंट जो क्वेश्चन में दी हुई होगी, पीरियोडिक पेमेंट। उसके बाद एन का मतलब होता है पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड। ठीक है, एन का मतलब होता है ये एन है, सॉरी। ठीक है, अब हम आते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 35। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और आप लोग भी सॉल्व करना शुरू करिए और मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। उसके बाद आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा कि किस किस का आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर गलत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट रिक्वायर होगा टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, ताकि वो हर साल इन्वेस्ट हो सके, सो एज टू एक्यूमुलेट
3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, कि हम कितना अमाउंट हर साल इन्वेस्ट कर सकें ताकि वो 10 साल के बाद, 10 साल के आखिर में 3 लाख रुपए हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो 3 लाख हमारा हो जाएगा ए हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख। ठीक है, ये है 31 एग्जाम्पल। इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, 10 ईयर्स ना, एंड ऑफ 10 ईयर्स निकालना है, तो एंड 10 ईयर्स। ठीक है, और उसमें कह रहा है इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%, यानी कि इंटरेस्ट रेट हमें 10% दिया हुआ है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर लेंगे इंटरेस्ट को, तो 0.1 आ जाएगा ये। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा हमारा, एक मिनट, 0.1 नहीं आएगा, 0.10 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये है 0.110, एक मैं चेक कर लेता हूँ, 10 डिवाइड बाय 100, हाँ 0.1 आएगा। ठीक है, सही है, 0.1 आएगा। अगर हम 10% को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0.1 आएगा हमारा इंटरेस्ट। मतलब मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि ये इजी हो जाए हमें कैलकुलेट करने में। अब हमें पूरा फिर 10 डिवाइड बाय 100 लिखो, फिर उसको वहाँ पे सॉल्व करो, तो इससे अच्छा हम 0.1 लिख के इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे, हो गया। तो अब हम फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए इक्वल टू, मैं देता हूँ, ए इज इक्वल टू पी डॉट ए ब्रैकेट एन कॉमा आई, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब ए की जगह तो हमें 3 लाख लिखना है, ए की जगह आएगा हमारा 3 लाख इक्वल टू, ठीक है, और P की जो वैल्यू है P इंटू ए, और अंदर को जो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा P इंटू, ये आंसर आएगा हमारा 15.9374248, ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जो 3 लाख है इसको हम 3 लाख है ना, अब P को हम यहीं रहने देंगे, और ये 15.38 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड लाएंगे तो ये 3 लाख से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374248 इज इक्वल टू P, क्योंकि हमें P की वैल्यू पता लगानी है, तो पीरियोडिक पेमेंट हमें पता लगाना है कि कितना हम हर साल देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो अब 3 लाख को हम 15 पॉइंट इतना से डिवाइड करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374248, यह है हमारा 18,823.61। ठीक है, 618 है, तो ये अगर हम मतलब राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 62 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 18,823.62, ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा एनुअल वो पीरियोडिक पेमेंट जो हम हर साल जो है इन्वेस्ट किया करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये था हमारा सिंकिंग फंड, जो टॉपिक है वो था हमारा सिंकिंग फंड। मैंने मीनिंग भी आपसे डिस्कस कर लिया, आपको साथ फॉर्मूले भी डिस्कस कर लिए, और एक क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो है लीजिंग। अब लीजिंग का क्या मतलब होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो लीजिंग का मतलब होता है, लीजिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट, मतलब कि लीजिंग एक तरीके का फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिसके अंदर जो एसेट का ओनर है, जो एसेट को ओन करता है, जो उसका ओनर है, अलाउ द यूजर ऑफ एसेट, मतलब जो उस एसेट को यूज करता है उसको वो अलाउ, ओनर जो है अलाउ करता है
टू यूज द एसेट फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो उसको अलाउ करता है अपना एसेट यूज करने के लिए कुछ समय, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक उसको बता देता है कि इतना टाइम तक आप मेरा एसेट यूज कर सकते हो। ठीक है। फॉर अ कंसिडरेशन पेबल, मतलब कि आप मेरा एसेट यूज करो, इतने टाइम तक आप मेरा एसेट यूज करो, बट उसके बदले में आप मुझे उसका उसका जितना पैसा बनता है उतना यूज करने का, वो आप मुझे हर महीने हर साल देते रहोगे। ठीक है। ये होता है हमारा लीजिंग। ठीक है। जिसमें ओनर जो है वो यूजर को अलाउ करता है कि आप मेरा एसेट्स तो यूज कर लो, बट मुझे, आप जब एसेट्स यूज करोगे तो उसके बदले में मुझे मनी चाहिए जो आपका उतना यूज करने पर बनता है, इंटरेस्ट रेट के साथ। ठीक है। ये था हमारा पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आता है, लीजिंग। ठीक है। क्वेश्चंस आपके दो तीन दिए हुए हैं इसमें, एग्जांपल वगैरह वो आप लोग देख के या नेट से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन वगैरह नहीं कराऊंगा क्योंकि फॉर्मूले देखिए सेम है, प्रेजेंट वैल्यू के ही फॉर्मूले इसमें भी लगते हैं, सेम है, तो खामखा टाइम बर्बाद होगा क्वेश्चंस कराने में। तो मैं बस मीनिंग डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि क्या इसका क्या मतलब होता है, और ये जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं इनको आप लोग समझ सकें कि क्या मतलब, इसका क्या डेफिनेशन है, वो सब मैं बता दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपना नेट वगैरह से ढूंढ के या जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत ही वेटेज का क्वेश्चंस आते हैं इससे। जब सीए फाउंडेशन का जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही लेंदी टॉपिक भी है ये, तो इसको सीरियसली लीजिएगा। अगर आप इसको लाइटली लेंगे इस टॉपिक को, तो ये टॉपिक आपके साथ फिर प्रॉब्लम कर सकता है पेपर में। ठीक है। तो चलिए अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकते हैं एप्लीकेशन बेस में वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप लोग को जब पता ही होगा क्या होता है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जो एसेट्स हम परचेज करते हैं उसको खरीदने में जो हम पैसा एक्सपेंड करते हैं, मतलब जो पैसे हम देते हैं उसी को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब एक एसेट्स खरीदने में जो पैसा हम देते हैं या जो पैसा हम एक्सपेंड करते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको। जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं एसेट्स में, तो हमारी तरफ से तो पैसा जा रहा है ना, बट हमारे जो कैपिटल है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमें पास एक इन्वेस्टमेंट, एक एसेट्स टाइप में एक चीज़ आ रही है जब हम वो पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस में आता है वो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है। वैसे तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड हम डिबेंचर्स वगैरह के चैप्टर में, शेयर्स वगैरह में, अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं, बट इसमें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड दिया हुआ है तो समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब है, हम समझ लेते हैं इसी में। तो बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी। बॉन्ड क्या होता है? एक डेब्ट सिक्योरिटी होता है, मतलब कि एक जो कर्जे का सिक्योरिटी होता है। हम जो कर्जा लेते हैं ना लोगों से, तो उसकी जगह हम कुछ गिरवी चीज़ें रखते हैं। अब हमने जैसे 5 लाख रुपए लिए, तो हमने उसकी जगह कुछ ज़मीन के कागजात या फिर हमने घर जो है उनके पास गिरवी रख दिया, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड। इन विच द इशूअर ओज द होल्डर अ डेब्ट एंड इज ऑब्लिग टू रीपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है। वही जब मैंने आपको समझाया कि पैसा हम लेते हैं उससे और अपनी कुछ चीज़ उसके पास रख देते हैं, मतलब गिरवी, तो उसी को हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड्स आर जनरली इशूड फॉर अ फिक्स्ड टर्म लॉन्गर देन 1 ईयर। तो मतलब बॉन्ड्स जो इशू होते हैं, मतलब जो हम बॉन्ड्स के पास रखते हैं, वो जनरली मतलब लंबे समय के लिए हम फिक्स समय के लिए वो इशू होते हैं हमें। ठीक है। मतलब बॉन्ड हमने रखा, उसके बाद हमें लोन मिला, तो वो एक लंबे साल के, 1 साल हो या उस इस 1 साल से ज़्यादा हो, 2 साल के लिए हो, तो वो जो है उसको हम कहते हैं बॉन्ड। ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्ड। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, तो हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड इजीली कर पाएंगे। ठीक है। अब हम ये तो हमारा था एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब और नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो समझते हैं। अब हमारा एक और इसमें टॉपिक आ रहा है वो है परपेचुइटी। ठीक है। सॉरी। इसमें आते हैं, हम बात करते हैं कि परपेचुइटी क्या होता है।
परपेचुटी होता है कि इज एन एन्युटी इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट बिगिन ऑन अ फिक्स डेट एंड कंटिन्यू इनडिफाइनेटली और परपेचुअली। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये भी एक तरीके का एन्युटी है इन विच जो जिसमें पीरियोडिक पेमेंट या फिर जो रिसिप्ट जो शुरू होता है ऑन अ फिक्स डेट, एक फिक्स डेट पे जो पीरियोडिक पेमेंट शुरू होता है देना या जो इनकम रिसीव करना एंड वो मतलब मतलब जब तक चाहे वो आपको मिलता रहेगा या आप पे करते रहेंगे, उसको हम कहते हैं परपेचुइटी। ठीक है, तो इसमें जो है फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टी पीरियड परपेचुइटी, मल्टी पीरियड परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है यहाँ पे, थोड़ा लंबा फार्मूला है ये, तो आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए और इसको हर दिन इन फार्मूला जो मैंने इसमें बताया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, उन सबको रोज आप एक दो बार रीड कर लिया करिएगा, इससे आपको जो फॉर्मूले पक्के हो जाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला है पी वी ए इन्फानाइट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर 1, ठीक है, प्लस आर ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर 2 प्लस आर 1 प्लस आई पावर 3, ऐसे करते करते वो जब तक हम पेमेंट देते रहेंगे उतना ये टाइम पीरियड लिखता रहेगा, 3 4 5 ऐसे लिखाता रहेगा। ठीक है, और एंड में जाके तो हमारा इससे जो फॉर्मूला निकल के आया वो है सिग्मा इन्फेनाइट, नीचे n इक्वल टू 1, n को 1 मानेंगे, और r डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय आई। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें r की वैल्यू है हमारी द रिसिप्ट और पेमेंट ईच पीरियड, मतलब हर पीरियड में जो रिसिप्ट और पेमेंट हमें मिलेगा वो हम r की जगह रखेंगे। ठीक है, और i तो इंटरेस्ट रेट है जो पर पेमेंट हमें होगी, वो i यहाँ पे आ जाएगी, और ये n जो है नंबर ऑफ ईयर्स जो यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी पीरियड परपेचुइटी का फॉर्मूला जिसके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, एक दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। ठीक है, तो ये था हमारा परपेचुइटी का छोटा सा टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं, अब इसमें एक टॉपिक कहता है एक मिनट, एक क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए कि कैसे सॉल्व होएगा, परपेचुइटी से रिलेटेड है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, बट इसमें एक चीज रह गई, थोड़ी एक मिनट, एक चीज इसमें रह गई परपेचुइटी में, एक छोटा सा फॉर्मूला और है जो आपको मदद कर सकता है सॉल्व करने में क्वेश्चंस। अगर आपके पास मल्टी पीरियड परपेचुइटी निकालने के लिए आपको मतलब फॉर्मूले चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला जो वो लिखवाया था मैंने वो यूज होगा। और अगर ग्रोइंग परपेचुइटी का आपको पूछता है तो ग्रोइंग परपेचुइटी का जो फॉर्मूला है वो भी इसी से मतलब रिलेटेड है, बस थोड़ा सा चेंजेस है उसमें। इसमें है PVA, इसमें इन्फिनाइट का साइन नहीं आएगा, इज इक्वल टू R 1 बटे आई 1 प्लस आई पावर 1, ठीक है, प्लस R, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस जी ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाएगा 1 प्लस आई ब्रैकेट पावर 2, ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा R 1 प्लस जी की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 3, ऐसे करते करते ये प्लस इक्वल टू जहाँ तक चलता है वहाँ तक चलेगा। उसके बाद जो लास्ट का फॉर्मूला होगा जो इन्फानाइट पे आके रुकेगा, ये ना इन्फानाइट पे आके जब रुकेगा तो इन्फानाइट को हम लिखेंगे 1 प्लस जी की पावर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई प्लस सॉरी, ठीक है, और उसके बाद नीचे आएगा 1 प्लस आई इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा इनफाइनाइट सिग्मा n इक्वल टू 1
आर ब्रैकेट 1 प्लस जी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ब्रैकेट क्लोज पावर n। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला जो ग्रोइंग परपेचुइटी को कैलकुलेट करने में मदद करेगा। ठीक है, यह हम इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो निकल के आएगा R इज इक्वल टू आई माइनस जी। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके छोटा करके लिखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा, इस पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, R डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करें, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी से रिलेटेड। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि किस तरीके से हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उसमें कैसे ग्रोइंग परपेचुइटी के क्वेश्चंस अगर आए तो उसमें कैसे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपना घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए, मैथ्स प्रैक्टिस रोज़ मांगता है। ठीक है, अगर आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स को तो फिर मैथ्स ही आपको लेके डूब जाएगा, फिर मैथ्स खराब हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है फिर आपको प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चंस बनाने में। तो इसलिए रोज़ कुछ सम्स 5 6 10 ऐसे सम्स जो है रोज़ प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि आपका मैथ्स जो है रेगुलर प्रैक्टिस में रहे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 42 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद 2 3 छोटे टॉपिक हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम। डिस्काउंट रेट जो है हमारा 7% पर एनम है, डिस्काउंट हमारा 7% पर एनम। ठीक है, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹50 ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉर एवर। मतलब कितना आप जो है पे करेंगे ताकि आपको 50 रुपये मिल सके, हर मतलब 50 रुपये मिल सके जो है 5% के ग्रोइंग रेट से एनुअली, मतलब हर साल आपको 5% के ग्रोइंग रेट से 50 रुपये मिल सके, वो आप कितना पैसा उसमें देंगे, पे करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसमें फॉर्मूला यूज होगा PVA इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय ये है आई माइनस जी, तो इसमें आ जाएगा हमारा ऊपर में 50, R रिसीव हुआ 50, आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.07, इसको हम 7% को 100 डिवाइड करेंगे तो 0.07, माइनस 5% करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाय, ये माइनस करेंगे तो ये 0.02 बच जाएगा ना, यहाँ पे 7 माइनस 5 तो ये 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02, तो हमारा आंसर आएगा 2500 रुपीज़ हम पे करेंगे तो हमें 5% के ग्रोइंग रेट के हिसाब से 50 रुपये रिसीव होगा। ठीक है, ये था हमारा ग्रोइंग परपेचुइटी से रिलेटेड एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि ग्रोइंग परपेचुइटी और मल्टी पीरियड परपेचुइटी क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब फटाफट से ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं और चैप्टर को आज एंड कर देते हैं, इस चैप्टर को। अब इसमें है कैलकुलेशन रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेशन रेट ऑफ रिटर्न मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे समझ पाते होंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ये अकाउंटेंसी में भी आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। ठीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, NPV। अब ये क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। मतलब नेट NPV जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो टेक्निक है वो क्या कहता है कि ये एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, कैश फ्लो मेथड। ठीक है, दैट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन इवेलुएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करने में। तो इसी को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है,
उसके बाद अब हम लोग एक और नए कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा छोटा सा है। तो आपने सीखा होगा अकाउंटेंसी में, क्लास 12th में भी सीखा होगा आपने कि दो तरीके के हमारे रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, ठीक है। दो तरीके के रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो अगर हमें अब हम जान लेते हैं कि कैसे हमें दोनों निकालना है। अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में से इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे, तो हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न में इन्फ्लेशन को ऐड कर देंगे, जो पैसे में इन्फ्लेशन जो बढ़ाई होती है पैसे में, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा एक और छोटा सा टॉपिक, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, वो आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। अब हमारा जो एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड होने से पहले, वो है CAGR। अब जानते हैं कि CAGR क्या होता है। तो हम आते हैं CAGR, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब CAGR का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है हमारा CAGR का फुल फॉर्म, ठीक है। अब हम जानते हैं कि CAGR मतलब क्या क्या मतलब होता है, वो जानते हैं। CAGR का मतलब होता है, CAGR एक बिजनेस इज अ बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग स्पेसिफिक टर्म फॉर द smoothed annualized gain of an investment over a given time periodic is not an accounting term, ठीक है। CAGR बिजनेस का ग्रोथ रेट देखने पे होता है कि बिजनेस जो कितने परसेंट, कितना एनुअल, कितना परसेंट वो ग्रोथ कर रहा है, कैसे उसका परफॉर्मेंस चल रहा है, किस तरीके से ग्रोथ रेट हो रही है उसकी, वो सब जो है कैलकुलेट करने में CAGR हमारा हेल्प करता है। तो CAGR का जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। CAGR का फॉर्मूला होता है CAGR ब्रैकेट T0 कॉमा TN ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट VTN डिवाइडेड बाय VTO ब्रैकेट क्लोज पावर 1 डिवाइडेड बाय TN माइनस T0 और यहाँ -1, ठीक है। ये पूरा CAGR का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें जो है VTO मतलब इसमें इसका मतलब जो होता है, VTO का मतलब इसमें होता है बिगिनिंग पीरियड। बिगिनिंग पीरियड जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, VTO की जगह बिगिनिंग पीरियड आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिगिनिंग पीरियड, BP मतलब बिगिनिंग पीरियड। उसके बाद VTN यहाँ पे आएगा एंड पीरियड, जो जो लास्ट का पीरियड होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे एंड पीरियड, ठीक है, एंड पीरियड, ठीक है। तो ये था हमारा CAGR। अब आप चाहें तो इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम CAGR कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सपोज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फॉर 4 ईयर्स। एक कंपनी की 4 साल की रेवेन्यू यहाँ पे दी हुई है आपको। 2013 की रेवेन्यू थी उनकी 100, 2014 की रेवेन्यू थी 120, 2015 की 160 और 2016 की 210, ठीक है। ये 4 साल की रेवेन्यू आपको एक कंपनी की दी हुई है। अब जो हमने इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था CAGR का, अब उसको लगा के इसमें हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR इसका कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका CAGR। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता, बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे TN माइनस T0। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2016 जो लास्ट ईयर है उसको TN की जगह रखेंगे, ठीक है। TN की जगह 2016 माइनस करेंगे 2013 जो बिगिनिंग का ईयर है, T0 की जगह उसको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। 216 में से 13 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि CAGR हम यहाँ लिखेंगे CAGR, सॉरी हम यहाँ लिखेंगे
CAGR, ये हम ब्रैकेट है, ब्रैकेट में टी हमारा क्या आता था, TO पहले आता था, तो TO की जगह हम 0 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि TO तो हमारा 0 बच गया, और इन इन दोनों के बीच में डिफरेंस TN कितना है हमारा 3, ठीक है, 0,3 लिख लेंगे। उसके बाद बाहर हम लिखेंगे ब्रैकेट में 210, जो लास्ट वाले पीरियड का था 210 हमने यहाँ लिख लिया, वैल्यू ऑफ लास्ट का पीरियड है यहाँ लिखेंगे 210, और 13 का वैल्यू हमारा कितना था 100, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे नीचे 100 से, ब्रैकेट क्लोज 1/3, ये वहाँ 1/3 हो गया, ठीक है, -1। अब हमारा जो वैल्यू आता है कैलकुलेट करने पे, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1.2774 -1, ये इसका वैल्यू 1.2774 आ गया, ये -1 यहाँ लग गया, ठीक है। अब हम इसको में से क्या करेंगे, -1 को इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2774, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और ये बन जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 27.74% बन जाएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है, रेट तो हमेशा परसेंटेज में आता है, तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 27.74%, ठीक है, ये हमारा आंसर था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स है आपके, जो भी दिक्कत आपको आती है बनाने में, या जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना जो है आपको बता दूंगा किस हैंडल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।